Hello students, welcome to my channel. पिछले कुछ क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ बातें करी थी। मैंने आपको सिखाया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है वगैरह वगैरह। मैंने एक दो चीज़ें सिखाई थी और मैंने ये भी बताया था कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर सपोज करो किसी क्यूब को रख दें तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक सिलेंडर को रख दें तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ये कुछ चीज़ें हमने सीखी थी। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने कुछ चीज़ें और रख रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कि सपोज करो एक छोटा सा काम करते हैं हमारे सामने। मैंने पिछली क्लास में बात आपको सिखाई थी कि सपोज करो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको कहा था कि सपोज करो एक सिलेंडर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो हमने देखा था एक सिलेंडर इस तरीके से रखा हुआ था, एक सिलेंडर हमने ऐसा सा रख दिया था, कुछ इस तरीके का सिलेंडर रखा था। ये सिलेंडर है हमारे पास, इसका एक्सिस ये था, रेडियस r और लेंथ l लिया था हमने। फाइंड आउट करा था हमने तो पता चला था कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर शुड बी इक्वल्स टू 0। लेकिन क्या होगा अगर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करूं। नेक्स्ट कंसेप्ट में अगर मैं एक ऐसा केस लेके आता हूं कि सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से। मतलब क्या है कि हमारा जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर ऐसा पूछा जाए कि क्या होगा अगर एक्सिस ऑफ सिलेंडर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट हाफ ऑफ द सिलेंडर, लेफ्ट हाफ ही कह सकते हैं आप इसको, and electric flux through the right half of the cylinder, and what is the total electric flux passing through the cylinder। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक सिलेंडर रखा हुआ है और कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि सिलेंडर का एक्सिस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लेफ्ट हाफ ऑफ द सिलेंडर, right half of the cylinder and total electric flux passing through the cylinder। आप लोग स्क्रीन पॉज करो और सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन करके आंसर मैच करेंगे। चलो देखो, अगर मैं बात करूं इस सिलेंडर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, मैं इसके लेफ्ट हाफ की बात करता हूं। अगर मैं लेफ्ट हाफ ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो कुछ ऐसे इमेजिन करो। लेफ्ट हाफ ऑफ सिलेंडर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को बीच से एक कट लिखो। सिलेंडर को क्या करना है, हमें बीच से काट देना है। अगर आप सिलेंडर को बीच से काट दोगे तो बीच से काटने के बाद आप क्या देखोगे कि कैसा सा शेप मिलेगा, आप खुद इमेजिन करके बताओ। अगर मैं इस एक सिलेंडर लेता हूँ, सिलेंडर को बीच से काट दूंगा तो बीच से काटने के बाद हमारा जो सिलेंडर का इनर से जब आप देखोगे तो आपको एक रेक्टेंगल सा दिखेगा, कुछ ऐसे शेप का एक रेक्टेंगल दिखेगा। समझ आ रहा होगा कैसा होगा। एक ये डायमीटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर, फिर डायमीटर ऑफ द सर्कल, फिर लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो इस तरीके का यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा होगा। तो अगर आप इसके लेफ्ट हाफ ऑफ द सिलेंडर से फ्लक्स लिखना चाहते हो, इट इंप्लाइज व्हाट कि जो हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है उस रेक्टेंगल से जितनी फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी वही लेफ्ट हाफ से क्रॉस होंगी। समझ आएगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमने क्या करा, सिलेंडर का लेफ्ट हाफ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना था। हमने क्या करा, सिलेंडर के लेफ्ट हाफ को कट कर दिया। कट करने के बाद जब मैंने इसके सामने से देखा, जब इसके फ्रंट में आकर के देखा, आप खुद भी इसको इमेजिन कर सकते हो कि जैसे सपोज करो ये सिलेंडर है हमारे पास। अगर आप इस सिलेंडर को बीच से ऐसे काट दो, जब बीच से ऐसे काट दोगे तो आपके सामने जो फेस आएगा इस तरफ, वो आप क्या देखोगे कि कट करने के बाद एक ऐसा सा फेस निकल के आएगा। अगर मैं सिलेंडर को कट करके ऐसे देखूं तो ऐसा सा फेस निकल के आएगा जिसमें इधर से इधर तक की जो लेंथ होगी पूरी ये वाली लेंथ डायमीटर के बराबर होगी, दैट इज द 2r, और ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ सिलेंडर के बराबर होगी।
तो अगर मैं बात करूं तो इस सिलेंडर को जब मैंने बीच से कट किया तो आप क्या देखोगे कि इस सिलेंडर से क्या होगा कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस रेक्टेंगल से क्रॉस हो रही थी उतनी फील्ड लाइंस लेफ्ट हाफ टू सिलेंडर से क्रॉस होंगी। तो उस रेक्टेंगल से कितनी फील्ड लाइंस आ रही, क्या फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगल लिखने का सीधा सा तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका एरिया क्या लिखोगे, दैट इज द 2r into L, दैट इज द 2rl, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट हाफ ऑफ द सिलेंडर। लेकिन ये इनकम्प्लीट चीज है। अब आप खुद सोचो, आप लेफ्ट हाफ ऑफ द सिलेंडर को इधर से देखो, इस तरफ से देखोगे, इस तरफ से देखोगे तो इन सब का एरिया वेक्टर आपको इधर इधर दिखेगा। अगर एरिया वेक्टर इधर इधर इस डायरेक्शन में दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा एरिया वेक्टर इस तरफ आ रहा है, एरिया वेक्टर कुछ ऐसा सा आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक और टर्म जोड़ना पड़ेगा हमें, दैट इज द cos 180 डिग्री, बिकॉज cos 180 डिग्री की बात करें तो cos 180 डिग्री -1 होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा माइनस का E into 2r into L। दिस इज द फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट हाफ ऑफ द सिलेंडर। सिमिलरली आप फ्लक्स थ्रू द राइट हाफ ऑफ द सिलेंडर निकाल सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि जब राइट हाफ को भी कट करेंगे तो फिर से एक रेक्टेंगल से ही बन के आएगा। उस रेक्टेंगल का फ्लक्स लिखोगे तो फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट हाफ अगर मैं फाई लेता हूँ तो फ्लक्स थ्रू द राइट हाफ क्या लिखोगे, दैट इज द E into 2r into L, इनटू में क्या आ जाएगा cos 0 डिग्री, क्योंकि राइट हाफ को ऑब्जर्व करने के लिए हमें इस तरफ आना पड़ेगा। तो इसका एरिया वेक्टर आप किधर बनाओगे, इस तरफ बनाओगे, समझ आ रहा होगा। तो ये है हमारा एरिया वेक्टर, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने cos 0 डिग्री लिख दिया। तो जैसे ही हमने यहाँ पे cos 0 डिग्री लिखा, क्या लिख सकते हैं इसको, दैट इज सिंपली E into 2r into L। दिस इज द फ्लक्स थ्रू द राइट हाफ ऑफ द सिलेंडर। अगर कंप्लीट सिलेंडर से फ्लक्स लिखना है तो क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स को जोड़ देते हैं। तो टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू क्या लिखोगे, दैट इज द फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट हाफ प्लस फ्लक्स थ्रू द राइट हाफ। इट इंप्लाइज व्हाट, दैट इज द माइनस का E into 2r into L प्लस का E into 2r into L कट के क्या मिल गया 0। तो ये हमारा वो केस था जब सिलेंडर जो है, हमारा जो सिलेंडर है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ था कि हमारा एक्सिस ऑफ सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या था, परपेंडिकुलर था। ऐसे केस में हमने लेफ्ट हाफ से निकाला माइनस E2RL, राइट हाफ से निकाला प्लस E2RL, समझ आ गई बात। टोटल निकालने के लिए क्या करा, हमने इनको ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। सिमिलर मैनर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ट्राई करो आप लोग। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो एक राइट सर्कुलर कोन रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक राइट सर्कुलर कोन रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। हमें दिया गया है कि कोन का रेडियस r है और इसकी हाइट h। हमें फिर से पूछा जा रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट हाफ ऑफ द कोन, राइट हाफ ऑफ द कोन एंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोन। दोबारा रिपीट करो मैं, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस r है, हाइट h है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि इसका एक्सिस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट हाफ ऑफ द कोन, राइट हाफ ऑफ द कोन एंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कोन। स्क्रीन पॉज करो और सॉल्यूशन करो। अब देखो फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे, लेफ्ट हाफ ऑफ द कोन निकालना है। एक बात क्लियर है, क्या करेंगे, कोन को काट दो बीच से। इस राइट सर्कुलर कोन को बीच से क्या करो, कट कर दो। जैसे ही बीच से कट करोगे, आप बताओ कैसा सा शेप दिखेगा हमें इस साइड से, बताओ कैसा शेप दिखेगा हमें इस साइड से, ट्रायंगुलर शेप दिखेगा। कैसा शेप दिखेगा, ट्रायंगुलर शेप दिखेगा।
जब आप एक कोन को बीच से कट करोगे तो कोन का हाफ पार्ट को जब देखोगे तो आपको एक ट्रायंगल सा दिखेगा। उस ट्रायंगल का बेस कितना होगा, दैट इज द बेस ऑफ द सर्कल। बोले तो कितना, 2r। हाइट कितनी है, h। समझ आ रही बात। जैसे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना था, लेफ्ट हाफ से लिखना था, हमने क्या करा, बीच से काट दिया। काटने के बाद कैसे शेप दिखेगा, ट्रायंगल दिखेगा। ट्रायंगल की हाइट कितनी है, h। रेडियस, उसका बेस कितना है, 2r। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कुछ ऐसा सा ट्रायंगल निकल के आएगा। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा हमारा, 2r। ये वाली हाइट कितनी है, h। बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट हाफ लिखते हैं, तो बताओ फटाफट सब लोग बताओ क्या होना चाहिए फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट हाफ। बोलो बच्चों जल्दी से बोलो, क्या आना चाहिए फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट हाफ, दैट इज द e into हाफ into बेस into हाइट into cos 180 डिग्री। बताओ बच्चों cos 180 डिग्री क्यों आया, कैसे आया cos 180 डिग्री हमारा, तो बिकॉज इसका लेफ्ट हाफ को अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसका एरिया वेक्टर हम किधर लेंगे, पीछे की तरफ। एरिया वेक्टर पीछे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ। एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री का। तो इसको सिंपलीफाई करोगे 2 से 2 कट जाएगा, दैट इज व्हाट, er into h and cos 180 is -1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट हाफ विल बी व्हाट, माइनस का ERH। चलो बच्चों बताओ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द राइट हाफ ऑफ द कोन, क्या आना चाहिए बोलो। राइट हाफ ऑफ द कोन क्या लिखेंगे, दैट इज द E, एरिया सेम, हाफ इंटू 2r इंटू h इंटू 0 डिग्री 180 डिग्री 0 डिग्री, तो इंटू में आएगा क्या, cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1, तो cos 0 1 हो गया, 2 से 2 फिर गया, तो फ्लक्स थ्रू द राइट हाफ इक्वल्स टू E इंटू r इंटू h। अब बताओ बच्चों टोटल फ्लक्स क्या लिखेंगे, टोटल 5, that is equals to flux through the left half plus flux through the right half, that is equals to what, minus का ERH plus का ERH, that is equals to 0। तो ये हमारा कौन सा केस था, जब हमने क्या करा, एक राइट सर्कुलर कोन को क्या करा बताओ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया कुछ इस तरीके से कि एक्सिस ऑफ द कोन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। ठीक है, समझ आ गई बात। तो लेफ्ट हाफ द कोन माइनस ERH, राइट हाफ ऑफ द कोन प्लस ERH, टोटल फ्लक्स थ्रू द कोन 0। चलो समझ आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ फिर से। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हमारे पास जो कोन है वो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कोन को कुछ इस तरीके से रख देते हैं, कुछ इस तरीके से रख दिया मैंने, जिसका रेडियस r है, हाइट h मान लेते हैं। बताओ बच्चों व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन एंड बेस ऑफ द कोन एंड टोटल फ्लक्स थ्रू द कोन। पहली चीज क्या फाइंड आउट करनी है हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन, बेस ऑफ द कोन एंड टोटल फ्लक्स थ्रू द कोन। चलो स्क्रीन पॉज करो और सब लोग सॉल्यूशन बताओ, करो जल्दी से, सब लोग सॉल्व करो इसको। देखो अगर मैं कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन की बात करता हूँ, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन, बेस ऑफ द कोन, टोटल फ्लक्स थ्रू द कोन, वगैरह वगैरह, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए बड़ा छोटी सी चीज सीखते हैं, बहुत छोटी सी कंसेप्ट है, उसको आप समझो, ये समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं बात करूं, दो फील्ड लाइंस लेता हूं, ये एक ये। अब आप देख सकते हो, एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि जितने फील्ड लाइंस कर्व्ड सरफेस से एंटर हो रही हैं, उतनी ही फील्ड लाइंस बेस से बाहर निकलेंगी। बोलो बच्चों समझ आया क्या,
जितनी फील्ड लाइंस इस कर्व सरफेस से एंटर होंगी उतनी ही फील्ड लाइंस इस बेस से बाहर निकलेंगी। इसका मतलब ये रहा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग फ्रॉम द कर्व सरफेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिटिंग फ्रॉम द बेस। जितनी फील्ड लाइंस कर्व सरफेस से एंटर करेंगी बेस से उतनी ही बाहर निकलेंगी। समझ आ गई बात? इसका मतलब ये रहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बेस एंड द कर्व सरफेस बोथ आर इक्वल। मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी, क्या बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बेस एंड द कर्व सरफेस बोथ आर इक्वल। अब बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बेस? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बेस को अगर मैं 5B लेता हूँ, बताओ क्या आना चाहिए? बोलो बच्चों जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए? दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू कॉस, बताओ 0 डिग्री 180 डिग्री क्या आना चाहिए? कॉस 0 डिग्री या कॉस 180 डिग्री? जल्दी बताओ क्या आना चाहिए? इट विल बी व्हाट? कॉस 0 डिग्री। बताओ क्यों? क्योंकि सर्कुलर रिंग की बात करें, बेस की बात करें, तो इस बेस का एरिया वेक्टर राइटवर्ड चला जाएगा। समझ आ रही बात? एरिया वेक्टर क्या चला जाएगा? राइटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। जैसे एंगल 0 डिग्री आपने क्या लगा दिया? cos 0 लगा दिया। cos 0 की वैल्यू कितनी? 1। तो दैट इज व्हाट? E into pi r square. This is the electric flux through the base. क्लियर है? अब हमसे क्या पूछा गया था? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। अब हमें पता है क्या कि जितनी फील्ड लाइन से गई है उतनी ही बाहर निकली है, मतलब बेस और कर्व सरफेस के फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस अगर मैं phi लेता हूँ दैट विल बी अगेन E into pi r square। लेकिन एक चीज आप देखो कि अगर आप इस तरफ से ऑब्जर्व कर रहे हो लेफ्ट साइड से, तो एरिया वेक्टर आप इस तरफ ड्रॉ करोगे। समझ आ रही बात? एरिया वेक्टर हम इधर ड्रॉ करेंगे, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कितना एंगल बनाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी? -1। तो दिस रिजल्ट्स इन व्हाट? E into pi r square into -1। दिस इज द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। अब टोटल फ्लक्स हम कैसे निकाल सकते हैं? तो फाई टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? बेस का फ्लक्स और कर्व सरफेस का फ्लक्स ऐड कर दो। दैट इज व्हाट? E into pi r square minus E into pi r square। सिंप्लीफाई करोगे दिस रिजल्ट्स इन व्हाट? 0। समझ आ गई बात? तो अगर एक कोन को इस तरीके से रख दे या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दे, दोनों ही केस में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीख लिया। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ गई बात? ये जितने सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सारे कंसेप्ट्स हमें सीखना इन चीजों को कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कितनी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत आसानी से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इतनी बात समझ आ गई, चलो और आगे एग्जाम्पल लेते हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको हर चीज सीखनी चाहिए। मान लो एक हेमिस्फेरिकल शेल है, क्या है ये? हेमिस्फेरिकल शेल है। हेमिस्फेरिकल शेल का रेडियस क्या है? r है। इसमें मान लेता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से एंटर कर रही है। हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल। क्या पूछा जा रहा है हमसे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। चलो बताओ सब लोग क्या आएगा स्फेरिकल शेल के कर्व्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट स्क्रीन पॉज करो, सॉल्यूशन निकालो, जल्दी करो सब लोग। अब देखो यहाँ बड़े सिंपल सा कंसेप्ट है, मैक्सिमम लोगों का मुझे लगता है सही आंसर आ गया होगा। बताओ कैसे? जितनी फील्ड लाइंस बेस से एंटर करेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। क्लियर है? जितनी फील्ड लाइंस बेस से एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइंस कर्व सरफेस से
बाहर आएंगी। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही होगा जो बेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, बस साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। अपोजिट साइन क्यों हो रहा है, क्योंकि एक जगह पे एंटर करें दूसरी जगह पे एग्जिट करिए। जहां पे एग्जिट कर रही होंगी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री एंगल पे आ जाएंगे, जहां पे एंटर कर रही है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री के एंगल पे आ जाएंगे। क्लियर है? तो हमने क्या सीखा कि जो बेस का फ्लक्स होगा वही कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स होगा। क्यों? क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस बेस से एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइंस कर्व्ड सरफेस से बाहर निकलेंगी। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, बताओ, दैट इज द E into what is the curved surface area of hemispherical shell, 4 pi r square की 2 pi r square, जल्दी बताओ, that will be 2 pi r square और इनटू cos 0 डिग्री के 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है कि यहाँ से जा रही है, जा रही है, तो जा रही है तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, cos 0 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस कितना मिलेगा, दैट इज व्हाट E into pi r square। pi r square क्यों लिया हमने, 2 pi r square क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें को किसका फ्लक्स निकालना था, जो बेस का फ्लक्स था वही फ्लक्स उसका था। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 pi r square लिख दिया था, लेकिन क्या यहाँ पे आना चाहिए था, pi r square आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था, क्योंकि एरिया किसका लेना था, हमें बेस का लेना था। क्यों बेस का एरिया लेना था, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस बेस से एंटर करेंगी कर्व्ड सरफेस उतनी फील्ड लाइंस बाहर आएंगी। क्लियर है? सबको समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो सब लोग करके दिखाओ, सब लोग सॉल्व करो अपने नोटबुक में जल्दी से। हेमिस्फेरिकल शेल है, कुछ इस तरीके का है। मान लेते हैं हेमिस्फेरिकल शेल का रेडियस r ही है। इस हेमिस्फेरिकल शेल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बाहर आ रही है, कुछ इस तरीके से फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। ये थोड़ा हैंडमेड है इसलिए अजीब सा दिख रहा है, बट ये कुछ इस तरीके से है कि सबको अगर मैं डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करूं तो ये सेंटर पे मिलेंगे, कुछ इस तरीके की लाइंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E है, रेडियस r है, what is the electric flux through the curved surface? What is the electric flux through the curved surface? चलो स्क्रीन पॉज करो, जल्दी से सॉल्यूशन करो, करो सब लोग। देखो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि जितनी फील्ड लाइंस बेस से एंटर कर रही थी कर्व्ड सरफेस उतनी बाहर आ गई। जो हमें डायग्राम दिया गया है उस डायग्राम के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि जितनी फील्ड लाइंस कर्व्ड बेस से एंटर कर रही है उतनी कर्व्ड सरफेस से बाहर आ रही है। हमारा ये वाला केस और ये वाला केस टोटली क्या था, डिफरेंट था। अब हमारे पास सही मायने में देखा जाए तो हमें बताया नहीं गया कि बेस से कितनी एंटर कर रही है, हमें ये भी नहीं बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या सोर्स है, कहाँ से आ रही है, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। समझ आ गई बात? अगर हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है तो हम एक छोटी सी चीज सीखते हैं। देखो अगर मैं बात करूं इस कर्व्ड सरफेस से, तो इस कर्व्ड सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस जा रही है, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको निकालने का एक बड़ा छोटा सा तरीका है। किसी एक पॉइंट पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर बनाता हूं, मैं यहां पे बनाता हूं, इसको मैं मेट कराऊंगा, सेंटर पे मिलेगा। एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं ds। ds एरिया मैंने कहा लिया है, कर्व्ड सरफेस के ऊपर लिया छोटा सा एरिया। अगर इसे ds को इंटीग्रेट करोगे तो स्फेरिकल शेल का पूरा, हेमिस्फेरिकल शेल का पूरा एरिया आ जाएगा। इसको ds को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो हेमिस्फेरिकल शेल का पूरा एरिया देगा। अब जब एक चीज सोचो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, बताओ। हमने पढ़ा था कि जो हमारा एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, पढ़ा हमने ऐसा, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस इज द ds। अब आपने सीखा होगा कि जो कर्व्ड सरफेस से परपेंडिकुलर होता है वो सेंटर से पास होता है, पढ़ा हमने।
कि कर्व्ड सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा। इसका मतलब अगर मैं ds को भी ड्रॉ करूं तो वो भी सेंटर से पास होगा। तो उस छोटे से एरिया से जो छोटा सा फ्लक्स d मिलेगा दैट विल बी E into ds into cos 0 डिग्री। समझ आई बात? क्या करा हमने, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया ds था, हमने ds को ड्रॉ किया तो सरफेस के नॉर्मली आता है, सरफेस को नॉर्मली आता है, इसका मतलब कर्व सरफेस पे जो नॉर्मल होता है वो कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है। तो इसका मतलब ds भी सेंटर से पास हो रहा था, E भी सेंटर से पास हो रहा था, दोनों की डायरेक्शन सेम मिल गई हमें। इसका मतलब हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या बन गया, 0 डिग्री बन गया। तो बिकॉज छोटा एरिया लिया था तो छोटा फ्लक्स d5 लिख दिया। क्या आएगा d5 की वैल्यू, दैट इज सिंपली E into ds, दिस इज द d5। टोटल फ्लक्स फाई निकालने के लिए क्या करोगे, d5 को इंटीग्रेट कर दो, d5 को इंटीग्रेट करो जरा क्या मिलेगा, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ds। एक बात मैंने बोली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है हर जगह पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, अगर आप इसको कांस्टेंट ट्रीट करोगे तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर, ds। जब आप ds को इंटीग्रेट करोगे व्हाट यू विल गेट, क्या मिलेगा हमें बताओ जल्दी से, दैट इज द एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल। क्या मिलेगा, एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल। It implies what, flux through the hemispherical curved surface of hemispherical shell is E into 2 pi r square। ध्यान देना, अगर क्वेश्चंस का पैटर्न बदलेगा, क्वेश्चन की चीजें बदलेंगी तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करा, यहाँ पे हमने दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करा। जितने क्वेश्चंस मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस एक कंसेप्ट है। ये क्या है, कंसेप्ट। हमें देखना है कि अगर इस तरीके की चीजें आती है तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, इस तरीके की चीजें आती है तो हम कैसे अप्रोच करेंगे। जिनका नहीं हुआ कॉपी करो फटाफट सब लोग। उम्मीद है सबने कॉपी कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। An electric field exists in space such that it is given by electric field E equals to E naught x I cap। Electric field exists in space such that it is given by E equals to E naught x I cap। एक्सप्रेशन को देख के आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E naught x I cap है। I cap क्या बताता है, I cap बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्टेड होगी। I cap क्या बताता है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्टेड होगी। अगर J cap लगाता तो क्या बोलते, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डायरेक्टेड है, y एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्टेड है। अगर K cap लगा देता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लॉन्ग डायरेक्टेड हो जाती, बताओ, z एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्टेड हो जाएगी। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास E naught x I cap है, इट इंप्लाइज व्हाट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग x एक्सिस। साथ में x आया है, इस x का क्या मतलब होता है बताओ, इस x का मतलब होता है कि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होती रहेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये हमारे पास किसका केस आ गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस आया। किसका आया ये, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आगे लिखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब of side A placed in this electric field
placed in this electric field as shown in figure. As shown in figure. स्क्रीन पॉज करो, चलो सॉल्यूशन करो सब लोग, फटाफट सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका। अब देखो हमारे पास एक क्यूब है, साइड की लेंथ ए है, नाम देता हूं मैं इस क्यूब का ए बी सी डी ई एफ जी एच नाम दे दिया। समझ आ गई बात? फिर से मैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। ये क्यूबॉइड शेप का है, बट इमेजिन कर लेते हैं क्यूब है तो वो क्यूबॉइड शेप का, बट क्यूब मान लेते हैं। ये क्यूब रखा हुआ है, ये वाला फेस कौन सा है? ए बी सी डी, ठीक है। ये वाला फेस कौन सा है? ए डी जी ई, ठीक है। ये वाला फेस कौन सा है? ई एफ जी एच, ठीक है। ये वाला फेस कौन सा है? बी एफ एच सी, ठीक है। समझ आ रही बात? और ये वाला बेस कौन सा है? दैट इज द ए बी एफ ई, और टॉपमोस्ट फेस क्या है? डी जी एच सी। सारी चीजें समझ आ गई बात? सारे फेसेस क्लियर है। अब जरा बारी बारी से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, आई कैप बनाया है, इट इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। अब जरा बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। जरा टॉप मोस्ट सरफेस को देखो, दैट इज द सरफेस कौन सा हमारे पास? डी सी एच जी। कौन सा सरफेस है? डी सी एच जी। इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर? ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर। एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? 90 डिग्री। कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। तो खुद सोचो, इसका लेंथ ए, विड्थ भी है, एरिया कितना? ए स्क्वायर। एरिया वेक्टर किधर? ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर। एंगल कितना? 90 डिग्री। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस? फ्लक्स थ्रू द सरफेस व्हाट? सी डी जी एच। बताओ क्या आना चाहिए? क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू cos 90। cos 90 इज व्हाट? 0। तो फ्लक्स थ्रू द सी डी जी एच इज व्हाट? 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या था? 90 डिग्री था। क्लियर है? नाउ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द ए बी एफ ई बेस? जल्दी बताओ सब लोग, फटाफट क्या होना चाहिए? बताओ, बता मुझे क्या आंसर आना चाहिए इसका? 0 आना चाहिए। एक्सप्लेन करो कैसे 0 आएगा, जल्दी बताओ। क्या आएगा? एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। नहीं समझ आया? एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना? 90 डिग्री, ठीक है। cos 90 कितना? 0। तो फिर से लिख देते हैं, फ्लक्स थ्रू व्हाट? ए बी एफ ई, ए बी एफ ई दिस इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि एंगल क्या बना रहा है ये? 90 डिग्री। कितने का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फ्लक्स आ गया हमारे पास कितना? 0। नाउ फिर से बात करते हैं, दो फेसेस देख लिया, अब फ्रंट फेस की बात करते हैं। फ्रंट फेस इज एडीजीई। एडीजीई दिस इज द फ्रंट फेस। एरिया वेक्टर जल्दी बताओ, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इस तरफ। एरिया वेक्टर किधर है? इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस तरफ। बताओ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जल्दी बताओ, बोलो फटाफट। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? 90 डिग्री। तो फिर से क्या आएगा फ्लक्स? जल्दी बताओ। 0। तो फ्लक्स थ्रू द फ्रंट फेस दैट इज व्हाट? फ्लक्स थ्रू एडीजीई। एडीजीई दैट इज इक्वल्स टू अगेन व्हाट? 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगेन कम टू द बैक फेस। बैक फेस की बात करते हैं। तो बैक फेस की बात करोगे तो एरिया वेक्टर इस तरफ, पीछे की तरफ एरिया वेक्टर डायरेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। बैक फेस कौन सा हमारे पास? बताओ। बी सी एच एफ,
BCHF, this is the back face. तो flux through BCHF, बताओ जल्दी से क्या लिखेंगे, क्या आएगा आंसर, जल्दी बोलो. This is the area vector and this one is electric field. What is the angle? 90 degree. कितना एंगल है ये? 90 डिग्री. अगर एंगल 90 डिग्री है तो फ्लक्स क्या आएगा? 0. तो फ्लक्स फ्रॉम BCHF अगेन इक्वल्स टू 0. समझ आ गई बात सबको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो हमारे पास इस क्यूब के 6 फेसेस थे. 6 फेसेस में से 4 फेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आया. 4 फेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आया? 0 आया. क्यों 0 आया? क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या थे? परपेंडिकुलर थे. अब बच गए 2 फेस, एक ये और एक ये. नाउ कौन सा फेस बच रहा है? ABCD. फ्लक्स थ्रू द फेस ABCD. बताओ ABCD, क्या ABCD ओरिजिन पे लाई करता है? फेस ABCD कहाँ लाई करता है? ओरिजिन पे लाई करता है. अगर फ्लक्स ABCD ओरिजिन पे लाई करता है तो ओरिजिन पे x की वैल्यू कितनी? 0. ओरिजिन पे x की वैल्यू 0. अगर ओरिजिन पे x 0 है तो बताओ जरा, x की वैल्यू जैसे 0 रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों हुई? क्योंकि कहाँ लिखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड? ओरिजिन पे लिखा. ओरिजिन पे x की वैल्यू कितनी होती है? 0. नहीं समझ आई बात? ओरिजिन पे x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. अगर ओरिजिन पे x की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ABCD इक्वल्स टू 0. समझ आ रही बात? नाउ व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अब कौन सा फेस बच गया बताओ? ये वाला फेस बच गया. कौन सा फेस है ये? फ्लक्स थ्रू कौन सा फेस हमारे पास? EFHG. EFHG. व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द फेस EFHG? कैसे पता लगाएं? जल्दी बताओ. EFHG एक स्क्वायर है. क्या है ये? स्क्वायर है. स्क्वायर की साइड लेंथ कितनी है? a स्क्वायर. क्लियर है? क्या है? a स्क्वायर. इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इस तरफ ही होगा. अगर एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ है, तो फ्लक्स थ्रू दिस फेस इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर. सीधा सीधा पता है. क्लियर है? अब एक चीज बताओ, अब हमें क्या चेक करना है कि इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म है या नहीं है. हमें क्या चेक करना है कि इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म है या नहीं. क्या चेक करना है कि इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म है या नहीं. तो कैसे चेक करोगे बताओ? चेक करते हैं. ये वाला फेस x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे? ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज द a. तो इस वाले फेस के लिए x की वैल्यू कितनी है? a. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? दैट इज द E0 into a. क्यों E0 into a आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी E0 into x. कितनी होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड? E0 into x. और x की वैल्यू कितनी है? a. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? E0 into a. अब बताओ सरफेस का एरिया कितना? a स्क्वायर. एरिया कितना? a स्क्वायर. एंगल कितना उनके बीच का? cos. बताओ 0 डिग्री. क्यों 0 डिग्री लिखा? क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं. तो जैसे ही cos 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट इज द E0 AQ. दिस इज द फ्लक्स थ्रू द EFGH. तो टोटल फ्लक्स अगर लिखने की बात आए तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे बताओ? सारे फ्लक्स को जोड़ दो. सबको जोड़ दोगे तो 0 + 0 + 0 + 0 सबको जोड़ दोगे. दिस रिजल्ट्स इन व्हाट? E0 AQ. समझ आ गई बात? तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से दी गई हो और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सारे इंडिविजुअल फेसेस का फ्लक्स लिखा और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करा? सारे फ्लक्स को जोड़ दिया. ठीक है? कॉपी करो फटाफट.
जल्दी से सब लोग कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। An electric field in space exists such that it is given by E equals to E naught x I cap, E naught y j cap, E naught z k cap। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन है? E naught x I cap, E naught y j cap, E naught z k cap। मतलब यह है कि जब आप x एक्सिस से दूर जाओगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी, y एक्सिस की तरफ जाओगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी, z एक्सिस की तरफ जाओगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी। नाउ हमसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब? What is the electric flux passing through a cube of side A placed in this electric field as shown in figure? आप सब लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कमेंट सेगमेंट में दोगे, ठीक है? अब बताओ कि क्या इसका आंसर आएगा, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। क्लियर है? समझ आ गई बात? नहीं तो मैं सॉल्यूशन अपलोड करूंगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखते हैं। देखो, a rectangular plate of side A and length A and width B मान लो इसका। A rectangular plate of length A and width B is placed in an uniform electric field E as shown in figure। The plane of rectangular plate lies in the electric field। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज इन द प्लेन ऑफ प्लेट। क्या लिख सकते हैं लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज इन द प्लेन ऑफ प्लेट। इसका मतलब ये है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर प्लेट? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर प्लेट? इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करोगे, आंसर जो कमेंट सेगमेंट में दे सकते हो कमेंट सेगमेंट में दे सकते हो, चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हो।